तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में सूरज को उसके घर पर दिखाया जाता है, जहां पर उसकी होने वाली पत्नी सिम्मी को उसकी फैमिली मेंबर के साथ दिखाया जाता है। उसकी फैमिली शादियों की तैयारी कर रही थी, लेकिन सूरज ऋषभ मर्डर केस की फाइलों में ऐसे उलझे हुए थे जैसे वो घर में नहीं अपने ऑफिस में बैठे हो। ये देखकर उसकी फैमिली को भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सिम्मी केवल सूरज के लिए ही वहाँ आई थी, जहाँ पर वो सूरज से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सूरज उसे ऊट पटांग जवाब दे रहा था। अब भाई सब लोग सूरज की राय लेने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन तभी सूरज का फोन बज जाता है। दरअसल उसके ऑफिसर का फोन था और वो बोलता है नताशा स्टेटमेंट देने के लिए तैयार है। जिसके बाद सूरज वहाँ से नताशा के घर के लिए निकल जाता है। वहाँ पर हमारे इंस्पेक्टर साहब नताशा का घर देखते हैं, जो दिखने में काफी सुंदर था, और नताशा को लग रहा था कि वो उसकी तरफ देखना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि नताशा का प्रोफेशन ही ऐसा था, वो एक सेक्स वर्कर थी। तब नताशा बोलती है इंस्पेक्टर साहब कोई बात नहीं, आप नजरें मत चुराइए, आप हमारी तरफ देख सकते हैं। जिसके बाद सूरज बोलता है मैं यहाँ अपना फर्ज निभाने आया हूँ, और हाँ मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि आपने वो मर्डर किया है कि नहीं। जिसके बाद वो एक टेप रिकॉर्डर चालू करके वहाँ रख देता है और नताशा का स्टेटमेंट लेने लगता है। फिर सूरज ये भी बोलता है कि मिस नताशा, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि उस रात क्या हुआ था। नताशा बोलना शुरू करती है और बोलती है मैं और ऋषभ पिछले 1 साल से साथ में थे और डेटिंग कर रहे थे। वो मुझसे मिलना चाहता था, हर रात मेरे साथ बिताना चाहता था, क्योंकि वो शुरू से ही ऐसा था। लेकिन उस रात मुझे ऋषभ का बिहेवियर कुछ अजीब सा लग रहा था। पता नहीं वो क्या तूफानी करने की सोच रहा था। मैं नहीं जानती थी कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। बस हम दोनों एक दूसरे को समझते थे, इसलिए हर रात साथ बिताना चाहते थे। उस रात मुझे ऋषभ ने पहली बार शादी के लिए प्रपोज किया था। अब रात में मुझे प्यास लगी और मैं पानी पीने के लिए बाहर चली जाती हूँ। पानी पीने के बाद मैं अपने रूम में वापस जाने लगती हूँ कि पीछे से कोई मेरा मुंह दबाकर बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और मुझे वहीं गिरा देता है। जिसके बाद मुझे कुछ पता नहीं कि वहाँ क्या होता है। और जब सुबह मेरी नींद खुलती है तो मेरा ऋषभ इस दुनिया में नहीं था। ऋषभ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, बस उसकी सबसे बड़ी कमी उसे जल्दी गुस्सा आ जाता था। इस वजह से उसके बहुत से दुश्मन होंगे, लेकिन उसने कभी मुझे उनके बारे में कुछ नहीं बताया। इसके अलावा नताशा एक डॉक्टर और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बात करती है। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर अब उन लोगों से बातें करते हैं और उन्हें पता लगता है कि या तो उस रात वो थे ही नहीं, या वो अपनी वाइफ के साथ बिजी थे, जिनका उस मर्डर से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उन्हें प्राइम सस्पेक्ट नहीं मिल रहा था। तभी हम सीआईडी से मिस सपना को देखते हैं। वो उनकी लिस्ट में नताशा को रख देती है, क्योंकि उसे नताशा पर ही शक था। तब सूरज बोलता है नताशा प्राइम सस्पेक्ट नहीं हो सकती, अगर आपको अपनी लिस्ट में उसे रखना है तो रख लीजिए, लेकिन हमारी लिस्ट यही रहेगी। वो नताशा के फोटो को अपने लिस्ट से निकाल देता है। तांबे बोलता है मर्डर वाली रात ये सारे सस्पेक्ट वहाँ पर थे ही नहीं। राजेश ऋषभ का पार्टनर अपनी बिजनेस मीटिंग अटेंड कर रहा था। डॉक्टर साहब जो कि नताशा के मामा भी हैं, वो अपनी वाइफ के साथ थे और ऋषभ की एक्स गर्लफ्रेंड पब में थी। तो हमें हमारा प्राइम सस्पेक्ट कैसे मिलेगा। जिसके बाद वो नताशा का फोटो उन्हें वापस दे देते। और हमारे पास एक पॉइंट है, ऋषभ ने नताशा को उस रात खुद प्रपोज किया था, तो वो उसका मर्डर नहीं करेगी। सपना बोलती है जब तक कोई भी केस सॉल्व नहीं हो जाता, जब तक लिस्ट से किसी भी सस्पेक्ट का नाम नहीं हटाया जा सकता। अब नताशा के दिए गए बयान के अनुसार पुलिस उसके मामा पर शक करती है, क्योंकि उसके मामा प्रॉपर्टी हथियाने के मूड में था। नताशा ने ऋषभ के कहने पर प्रॉपर्टी बेचने का इरादा बदल दिया था, इसलिए सूरज मामा के पास इन्वेस्टिगेशन करने जाता है। मामा बोलता है मैं अपना स्टेटमेंट तो दे चुका, फिर आपको दोबारा आने की क्या जरूरत थी। सूरज बोलता है जब तक केस चलेगा जब तक तो पूछताछ होती रहेगी और मेलजोल भी बढ़ता रहेगा। वैसे आप अपने स्टेटमेंट में ऋषभ से हुई लड़ाई की चर्चा करना भूल गए होंगे। मामा बोलता है वो तो एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, नताशा ने मुझे समझा दिया, उसके बाद हमारे बीच कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, सब कुछ नॉर्मल था। यहाँ पर सूरज को समझ आ चुका था कि नताशा बिल्कुल बेकसूर है, लेकिन सपना और उसकी सीआईडी टीम नताशा को बेकसूर ठहराने के बारे में सोच रही थी। और जिसने भी मर्डर किया था उसके पास नताशा के घर की चाबी थी। अगर सोचा जाए तो ऐसे लोग केवल 2-4 ही होंगे, ऋषभ या उसका मामा, और बाहर का तो कोई हो ही नहीं सकता था। इसके बाद फिर से सूरज नताशा से सवाल जवाब करने उसके घर पहुंच जाता है। वो उन्हीं चाबियों के बारे में पूछता है कि नताशा बताओ तुम्हारी चाबी और किसके पास रह सकती थी। नताशा बोलती है मेरे और ऋषभ के अलावा किसी और के पास नहीं। नताशा बोलती है ये सवाल क्यों पूछ रहे हो आप। तब सूरज बोलता है क्योंकि जिसने भी ऋषभ का मर्डर किया वो मेन गेट से आया और उसके पास चाबी थी। धीरे धीरे सूरज पर नताशा का जादू चढ़ने लगा था। शायद
सूरज नताशा को पसंद करने लगा था। इसके बाद सिमी को फिर से अपने सूरज के साथ दिखाया जाता है, जहाँ वो वेडिंग कार्ड सिलेक्ट करने के लिए आए थे, लेकिन सूरज का दिमाग उस मर्डर केस को सॉल्व करने में था, इसलिए वो सिमी को इग्नोर कर रहा था। सिमी बोलती है हमारे बीच सब कुछ ठीक है ना, कुछ बदला तो नहीं है, क्योंकि अब तुम बदले बदले से लग रहे हो। तब सूरज बोलता है क्या करूँ, काम का प्रेशर इतना है ना। उनकी लव स्टोरी कुछ आगे बढ़ती, इससे पहले फिर से तांबे का फोन आता है और वो बोलता है सर इस बार नताशा के ऊपर किसी ने हमला किया है। जिसके बाद सूरज सिमी को छोड़कर वहाँ से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। यहाँ पर सिमी कुछ सोचती इससे पहले ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। धन्यवाद।